और आप जानते हैं कि अपनी क्लास का एक शुरू से एक रूल रहा है कि प्रयास ऐसा किया जाए कि हर बच्चे तक उस क्लास का बेनिफिट है जो मिल सके, जी है सर। ना। सर आपके लेक्चर्स तो बहुत, जब भी होता कि नहीं रिवाइज करना है, आज मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है, लेकिन दिन भर कुछ काम हो गया, मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने कहा सर की क्लास देखो तो एटलीस्ट अपना टारगेट तो पूरा हो जाएगा। आज के दौर में कोचिंग है सर, सबका सब कुछ है, लेकिन सर ऐसी मानवता किसी को भी नहीं हर किसी में देखने को नहीं मिल पाती। तो सर अगर उस टाइम अगर आप नहीं होते तो इवन हम लोगों का फिर दूसरा जो हिंदी का पेपर था, तो पता नहीं हम लोग कैसे प्रिपेयर कर पाते। तो वो लिंकिंग का विश्राम वाले में हम लोग आराम से बैठे थे, सब कुछ था। तो सर सबसे बड़ा थैंक यू था कि मेंस में सर आपका इस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस परिवार के अंदर आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। देखिए जी, हर बार हर इंसान जो है ना अपनी जिंदगी की हर एक कहानी सुनाता है, और उस कहानी के अंदर कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो सिखाते हैं और कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो खुशी को महसूस करने का मौका देते हैं। ऐसी ही कहानी आज आपके बीच में लेकर आया हूं और हमारे साथ में है महिमा दुग्गर जी। महिमा जी कहें या सिविल जज साहिबा कहें, इसके बारे में विचार विमर्श अच्छे से जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है कोर्ट की अवमानना का मामला कभी भी जो है लागू हो सकता है। स्टूडेंट थे ये अलग बात है, अब सिविल जज साहिबा है ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना जज साहिबा, सही कह रहा हूं? जी सर। सर आपके तो स्टूडेंट ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। महिमा जी, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बट सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जहां से आप बिलोंग करते हैं, श्री जी सर। डूंगरगढ़। तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर जो है पहली महिला जज जिनसे जी मैं सर। बात कर रहा हूं वो है, करेक्ट? जी सर। मतलब एक लड़की जिसकी उम्र होगी 25 साल, जिसने 2021 में एलएलबी कंप्लीट किया था, अपनी जिंदगी के अंदर एक सफर तय कर रखा था कि सिविल जज का जो मुकाम है वो हासिल करना है, जिसने अपनी एलएलबी जो है बीकानेर के जो एक प्राइवेट कॉलेज है रामपुर रॉ कॉलेज वहां से कंप्लीट किया और फिर अपने सफर में आगे बढ़े। तो महिमा जी जब एलएलबी कर रहे थे तभी प्लान बना दिया था कि निशाना सिविल जज को लगाना है, या बाद में किसी ने आके प्रेरित किया? नहीं सर, जब बीकॉम कंप्लीट हुआ तो मैं अपने श्री डूंगरगढ़ सेसमो गर्ल्स कॉलेज से मैंने बीकॉम कंप्लीट किया था। तो जब कंप्लीट होने के बाद इस कॉलेज गए मार्कशीट और टीसी वीसी लेने, तो सर ने पूछा आगे क्या करना है, एमकॉम। मैंने कहा सर एमकॉम तो नहीं करना है, एलएलबी करना है मेरे को। तो सर ने बोला कि आरजेएस करना है तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो उस समय मैंने पहली बार आरजेएस का नाम सुना था कि अच्छा आरजेएस ऐसा होता है। ओके। तो उसके बाद वो पहला सीढ़ी था। तो मतलब जितने भी कॉलेज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट सुन रहे हैं, हमेशा जब अपनी मार्कशीट लेने जाओ ना, तो अपने उन गुरुजनों से एक बार जरूर पूछना कि सर आपकी क्या राय है, सर मुझे क्या करना चाहिए। कई बार क्या होता है वो एक पथ प्रदर्शक का काम है जो कर जाता है। मुझे उन टीचर का नाम बताइए स्क्रीन पर। सर अगर मुरली सर। मुरली मुरली सर सर। था। मुरली सर, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके उस समय जो कहे गए शब्द थे वो इस बच्ची ने जो है चरित्रार्थ करके दिखा दिए। तो जीवन के इस सफलता का एक श्रेय के हकदार हमारे मुरली सर भी है, राइट महिमा जी? जी सर, मेरे को तब तक पता नहीं था कि आरजेएस जैसा भी कुछ होता है। आरएस आईपीएस यूपीएस सुन रखा था, लेकिन फिर सर ने बोला कि एलएलबी करे इसलिए तुमको आरजेएस करना और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, 2021 में एलएलबी कंप्लीट हुआ तो आरजेएस के बारे में जैसे ही सर ने बताया, मुरली सर ने बताया, तो फिर आपने नेट पे सर्च किया कि भाई क्या होता है ये आरजेएस, क्या चीज है वगैरह, ऐसा कुछ? जी सर। फिर तो एलएलबी में एडमिशन लेते ही वही था कि आरजेएस ही करना है, तो उसी टाइम से स्टार्ट हो गया था यूट्यूब पे देखना क्या होता है आरजेएस, क्या इसका एलिजिबल, क्या है इसकी योग्यता, कैसे इसमें तो करना है। यूट्यूब पे वो पहले भोले भाले सर कौन से थे जो आपको दिखाई दिए जुडिशरी के बारे में बातचीत करते थे? सर यूट्यूब पे सबसे पहले आप दिखाई दिए थे। सबसे पहले मैं ही दिखाई दिया था।
सर। वेरी गुड। मुझे जानकारी मिली मतलब खूब गुप्त स्रोतों से कि आपने शुरू शुरू में यूट्यूब पे तो मतलब एक भी रैपिड की क्लास नहीं छोड़ी थी, मतलब जो भी एक क्लास खल्लास वगैरह कंप्लीट कर लेते थे, क्या ये सच बात है? जी सर, मैंने आपके एक क्लास के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। और आप जानते हैं कि अपनी क्लास का एक शुरू से एक रूल रहा है कि प्रयास ऐसा किया जाए कि हर बच्चे तक उस क्लास का बेनिफिट है जो मिल सके, जी है सर। ना? अब बात करते हैं आपके जीवन के अनुभव के बारे में, ठीक है? 2021 आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया था और आपने ये ठान लिया था कि वहीं से आपको जुडिशरी की फील्ड में जाना है। सबसे जी पहले बात करना चाहूंगा इंटरव्यू के बारे में। आपका इंटरव्यू 3 मेंबर्स ने लिया था जी सर। और आप इंटरव्यू किस तारीख को था आपका इंटरव्यू? सर मेरा 24 को था। 24 को था। कितने बजे मॉर्निंग पहुंच गए थे आप और कब तक आपका इंटरव्यू हुआ? सर हम लोगों को 12 बजे एंट्री मिल गई थी एकेडमी में और हम्म। मेरा इंटरव्यू लगभग 4:30 बजे स्टार्ट हुआ था। 4:30 बजे, यानी कि तकरीबन आपको 4 घंटे का इंतजार वहां पे करना पड़ा पेशेंटफुली। जी मैं सर। आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि महिमा जी जो है, इन्होंने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से कवर है जो कर रखी है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और ये किसी तरह का मनोवैज्ञानिक फैक्ट अपने माइंड में लेके चल रहा है कि हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन नहीं होता, तो आई थिंक उनके जवाब का एक प्रति उत्तर जो है ना, महिमा जी की सफलता आपके सामने है। एक रियल टाइम एग्जाम्पल है। महिमा जी, आपको क्या कहना है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक मैसेज दीजिए। सर मेरे को नहीं लगता कि लैंग्वेज किसी भी सफलता की बाधा है। लैंग्वेज एक पार्ट है। आप हिंदी दोगे, इंग्लिश दोगे। इवन सर जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो सबसे पहले बोर्ड ने मेरे को यही पूछा कि आप कौन से लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो। तो मैंने बोला कि सर मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। तो उन्होंने लगभग सारे क्वेश्चन हिंदी में पूछे थे। एक दो क्वेश्चन जो उन्होंने इंग्लिश में पूछे थे, अगर मैं नहीं समझ पाई तो बोर्ड ने मेरे को हिंदी में समझाया भी था कि अच्छा इसका ये हिंदी अब आप समझ गए। ये एक बहुत अच्छी बात बताई महिमा जी ने। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपके इंटरव्यू में बोर्ड आपसे पूछता है कि भाई आपका मीडियम कौन सा है, और अगर आपने वहां पे हिंदी मीडियम का विकल्प उनके सामने बताया है तो सामान्यतः आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो हिंदी में ही आपसे पूछे जाएंगे, जैसा महिमा जी के साथ में हुआ। और एक दो क्वेश्चन इनसे इंग्लिश में पूछे भी गए और आप अगर कंफर्टेबल नहीं थे तो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बोर्ड ने तुरंत समझ लिए और वापस वही सवाल उन्होंने हिंदी में दोहराए। करेक्ट महिमा जी? जी सर, जैसे उन्होंने मेरे को हियर से एविडेंस पूछा था। हियर से तो एविडेंस, ओके। तो सर ने मेरे को बोला कि हियर से एविडेंस हिंदी में क्या बोलोगे आप इसको। तो मैंने कहा सर अनुश्रुत साक्ष्य। तो अच्छा आप बताइए इसके बारे में। यानी कि वो एकदम कंफर्टेबल, क्योंकि सर बोर्ड मेंबर है वो, नो डाउट इंग्लिश में काम करते हैं अपने डे टू लाइफ में। तो वो लोग ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर हमने बता दिया कि नहीं हमें हिंदी कंफर्टेबल है, तो वो ऐसा नहीं कि आप हिंदी में हमें और ज्यादा कंफर्टेबल होने की पूरा प्रयास वेरी करते गुड। हैं तो वो। देखो, इस बात को है ना अपना प्रेरणा स्रोत बनाना, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में महिमा जी के लिए एक स्पेशल धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इतना एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हमें भाषा को लेकर खुद को परेशान नहीं करना है। अच्छा, एक बात बताओ महिमा जी, आप जब मेरे लेक्चर अटेंड करते थे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आती थी? क्योंकि जैसे मैं तो डिग्लॉट में पढ़ाता हूँ, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्सअप का करता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं आती थी आपको कभी? नहीं सर, मैंने भी डायरेक्ट सारे मेरे पास डिप्लॉट ही थे, तो मेरे को लो तो ऐसा था कि इंग्लिश में ज्यादा इजीली समझ में आ जाता था। हिंदी की उसकी भाषा थोड़ी टफ होती थी। नहीं, आप चाहो तो लेक्चर्स की थोड़ी तारीफ कर सकते हो। नहीं सर। सर आपके लेक्चर्स तो बहुत, जब मेरे को जब भी होता कि नहीं रिवाइज करना है, आज मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करना है, लेकिन दिन भर कुछ काम हो गया, मेरा नहीं हो पाया, तो फिर मैंने कहा सर की क्लास देखो तो एटलीस्ट अपना टारगेट तो पूरा हो जाएगा। अपना टारगेट तो पूरा हो जाएगा। वेरी, बहुत ही चतुर जो हैं हमारे महिमा जी हैं यहाँ पे। महिमा जी, आपसे जनरली जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस बने हैं तो आप मुझे वो जरूर प्रोवाइड करना, मैं अभी इस स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगा। तो आपसे जनरली किस तरह के सवाल जवाब रहे थे इंटरव्यू के अंदर, बता पाएंगे आप? सर मेरे मोस्टली लो टेस्ट ही चला था इंटरव्यू। जीके लेवल मेरे को बहुत नॉर्मल जीके पूछा गया था, कोई ऐसा हार्डली जीके के 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी एकदम बेसिक जीके पूछा था। बाकी मेरा लो कॉन्स्टिट्यूशन सीआरपी से सीपीसी पे चला था। वेरी गुड। मैं आपको इनका किस्सा सुनाता हूँ। महिमा जी हमारे इतने परोपकारी हैं और भोले मन के प्राणी हैं, है ना? वैसे भी भोले सर से पढ़ने वाले भोले ही होते हैं ना। तो क्या हुआ कि 24 तारीख को आपका इंटरव्यू है और आपने क्या कर दिया, शाम को घर पे आते ही जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दिए, जिनका इंटरव्यू 25 और 26 को था। अब सोचो,
जहां इंसान को स्वार्थी होना चाहिए कि भाई नहीं क्या पता सेम क्वेश्चन पूछे जाए, वहां पर आप चला के जो है अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर कर रहे हैं कि भाई ये मेरे से सवाल पूछेंगे, तुम लोग ये थोड़े तैयार करके जाना। वैसे पर्सनली महिमा जी बताऊं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मानवता या एक तरीके से अच्छा फीलिंग रखना, इससे बढ़िया तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। और सरस्वती का ज्ञान तो होता ही ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ता ही बढ़ता है। सो आई सर इसके पीछे मेरा एक ये भी है कि इस इंटरव्यू तक पहुंचता तो मेहनत तो हर कोई करता है। राइट। अगर मैंने क्वेश्चन भेजे, किसी के कुछ फायदा हुआ तो उसके मन से मेरे लिए एक दुआ जरूर निकलेगी। तो ये महिमा जी कैसे आपको, महिमा जी आपका ये कंपटीशन एक्ट, करेगा। आपके बारे में ये एक्ट सुन के ना, मतलब इतना तो मुझे तसल्ली होगी कि हाँ भाई, जो मैं आप लोगों को क्लास में सिखाता हूँ कि देखो ह्यूमैनिटी से बड़ा कुछ भी चीज नहीं होता, तो मुझे लग रहा है कि हाँ समवेयर जो है कुछ न कुछ अच्छी चीज आप लोगों तक पहुंची पहुंची है। आपको याद है महिमा जी आपके मेंस एग्जाम का सीन, जब आपका जी आज, सर। वैसे अपने शब्दों में बताइए क्या उस समय माहौल था, किस तरीके से एग्जाम का क्राइटेरिया रहा था, बताएं। सर जैसे मेंस हम लोगों का 31st और 1 सितंबर को था। तो हाँ। 31st को हम लोग तो अंदर, फर्स्ट पेपर था तो अंदर बैठे थे, लेकिन बाहर इतनी तेज बारिश कि हम लोगों के पेरेंट्स सब एक, आपका सर सबसे ज्यादा थैंक यू है कि आपने जो लिंकिंग विश्राम वाले की जो व्यवस्था कर रखी थी। सर इवन मेरे पापा मेरे साथ गए थे, वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि ऐसी व्यवस्था करने वाला तो बहुत कम मिलता है। आज के दौर में कोचिंग है सर, सबका सब कुछ है, लेकिन सर ऐसी मानवता किसी को भी नहीं मिल, हर किसी में देखने को नहीं मिल पाती। तो सर अगर उस टाइम अगर आप नहीं होते तो इवन हम लोगों का फिर दूसरा जो हिंदी का पेपर था, तो पता नहीं हम लोग कैसे प्रिपेयर कर पाते। तो वो लिंकिंग विश्राम वाले में हम लोग आराम से बैठे थे, सब कुछ था। तो सर सबसे बड़ा थैंक यू था कि मेंस में सर आपका इस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। अरे नहीं है वो, देखो ऐसा होता है कि वो ईश्वर ने थोड़ा सा सक्षम बनाया और हम उसी चीज को प्राप्त कर पाए, ये सौभाग्य रहा अपना। और आप सब बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे बताओ, है ना। मैं मानता हूं अभी आप जज साहिबा हैं, अब आपको मैं बच्चा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कहीं कहीं जो है रहता है कि सिर्फ कॉमर्शियल इंटेंशन को पूरा करके उसे हम जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी के सफर को अगर बेहतरीन बनाना है तो जिंदगी के हर किरदार को साथ में लेते चलो, है ना। जी सर बहुत जरूरी है। वो भी इसी इसी बात पे मैं आपसे एक चीज जरूर मांगना चाहता हूँ यहाँ पे महिमा जी, अगर आपको वाकई में मेरा वो पहल अच्छा लगा जो आज इस मेंस के एग्जाम था, तो आपसे मैं एक चीज मांग रहा हूँ, चाहे इसको आप गुरु दक्षिणा समझे कुछ भी समझे। जब आप अपने सिविल जज के ओहदे का निर्वहन कर रहे हो, जी सर। उसमें आपके पास हर तरह के पक्षकार, ठीक है। यस सर। तो आप जब एक जज की भूमिका को अदा कर रहे होंगे ना, तो उस समय आपके पास में कई तरह के किरदार आएंगे, कोई कई लोग पीड़ित भी आएंगे। तो उस समय जिस न्याय का रूप आप देने वाले हो ना, उस न्याय को बहुत ही संजीदगी के साथ डील करना, इतना अपने तनसुख सर का एक ये प्रॉमिस जरूर पूरा कीजिएगा, है ना। मतलब हमें अपने कर्तव्य को पूरा संजीदगी के साथ निर्वहन करना है, जी क्योंकि सर, ये आपसे सीखा भी है कि केवल, हाँ सर माना कि पैसा जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ नहीं होता, एग्जैक्टली exactly। तो इसलिए जब आप जज की भूमिका निभाएं, तो उस जज की भूमिका के हर रूप को देखना, क्योंकि आपका एक निर्णय किसी की जिंदगी को बाधित भी कर सकता है, तो किसी की जिंदगी को गति भी दे सकता है ना। जी सर। तो महिमा जी वो आज इस एग्जाम, मेंस एग्जाम का दौर आता, बट मैं क्रेडिट आप लोगों को स्पेशली देना चाहता हूं कि उस समय चलो ठीक है वो प्रयास अपनी जगह था, बट आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल अलग था। एग्जाम सेंटर बिल्कुल अंदर आ गया, 4-5 किलोमीटर अंदर आ गए, अब आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, है ना। उस स्थिति में आप लोगों ने भी तो पूरा एकदम हिम्मत बना के रखा, वो वाकई में अप्रिशिएबल है जो होता है। यानी कि मनोबल भी हमें स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है जो होता है, करेक्ट। जी सर। पर वो होता है कि सर जब परिस्थिति अनुकूल होती है तो वो मनोबल को डगमग होने का मौका नहीं मिल पाता, लेकिन वो होता है कि कुछ नहीं होता तो वो थोड़ा तो माइंड से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। देख रहे हो आप, मतलब हमारे वकील साहिबा के सारे गुण तो थे ही थे इनके अंदर। और अब जिस तरीके से एकदम भाषा के प्रति इनका जो कमांड है, अब कहना ही क्या, है ना। शब्दों को किस तरीके से नियंत्रण में लेते हुए सामने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ जाना, महिमा जी ये तो आपसे सीखना पड़ेगा, है ना। सर मैंने तो खुद से आपसे सीखा है। थैंक यू सो मच। तो महिमा जी अब एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे 2021 में अपना एलएलबी आपका कंप्लीट हुआ था, 2-3 साल का आपका एक सफर चला, बीच जी में सर। डिस्टरबेंस भी रहा था एक तरीके से अलग अलग वे के अंदर, तो फेलियर को भी फेस किया आपने, ऐसा कभी रहा। जी सर, जैसे 2021 में हम लोगों की एलएलबी कंप्लीट हुई थी, तो वैकेंसी तो पहले ही आ चुकी थी 2021 की, हम्म। लेकिन राजस्थान में ऐसा है कि अपीयरिंग स्टूडेंट दे सकते हैं। हम्म। तो मैंने भी फॉर्म फिल किया था,
लेकिन वो पेपर दिया था तब भी मेरे माइंड में यही था कि मेरे को देखना है कि आरजेएस में किस टाइप की डिमांड है, लेवल क्या रहता है? लेवल क्या है पेपर का। हम्म। तो उसमें मेरा प्री नहीं हुआ था 1-2 नंबर से। तो फिर मैंने पापा को बोला कि जब मेरे को आपको आरजेएस ही बनाना है तो मेरे को कोड दिखाओ। तो सर कि कोड होता कैसे है? उससे पहले मैंने कभी कोड नहीं देखा था सर। ओहो, वेरी गुड। तो फिर पापा को मनाया, तो फिर पापा ने मेरे को श्री डूंगरगढ़ में श्री बाबूलाल जी दर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, तो उसके बाद 2022 में जब इसका प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद से कंटिन्यू मैंने उनके पास प्रैक्टिस की थी। और दैट्स अमेजिंग। देन हम्म। देन फिर बीच में जेलो आया था, तब मैंने अपनी प्रैक्टिस सर को बोला कि जेलो आ रहा है, तो सर ने बोला कि जेलो करो लेकिन करना तो आरजेएस है। मैंने कहा जी सर। लेकिन शाबाश। उस टाइम मैंने कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ दी थी। फिर जेलो के एग्जाम देने के बाद फिर से प्रैक्टिस कंटिन्यू कर ली थी, क्योंकि हुआ नहीं था 1 नंबर से। तो उस महिमा जी, टाइम भी सर। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जा रहा हूँ। आपका वो पहला दिन जिसमें अधिवक्ता श्री बाबूलाल जी जो हैं, आपको कोर्ट में, आप उनके सानिध्य में आपने प्रैक्टिस का मामला सीखा। पहला सर दिन जब आपने पहली बार कोर्ट के किसी चलते फिरते जज साहब या जज साहिबा को देखा, वो फीलिंग कैसी थी, बयां कर पाओगे? जिस सर जैसे अभी जब तक कोर्ट नहीं गई थी तब तक तो जज साहब को मैंने टीवी में ही देख रखा था। ओके। तो वेरी देखा गुड। तो पता चला अच्छा ऐसे जज होते हैं, इनकी ये ड्यूटी होती है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तक तो ये था कि आरजेएस एक एग्जाम है, लेकिन कोर्ट जाने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मन में आई, वो काम करने की भावना भी जागृत हुई कि नहीं हमको भी ऐसे ही काम करना है। तो बहुत। उसके बाद कोर्ट जाने के बाद वो है कि जो लक्ष्य था वो संकल्प में बदल गया था कि नहीं अब तो यही करना है और कुछ करना ही नहीं है। क्या बात है। जज साहब को देखते। मतलब कुल मिला के, रुके न तू, झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। मतलब जो ठान लिया तो फिर उसमें फिर रुकना नहीं है। जी बहुत बढ़िया। सर। महिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपका जो एक संदेश है, आपका जो बात है, वो उन कई सारे कैंडिडेट्स को एक उम्मीद का दीपक देगा, जो कहीं की अपने जीवन में या जीवन की परिस्थितियों के कारण हारने के लिए मजबूर हो रहे थे। बट जब वो आपके इस सफलता के आयाम को देखेंगे ना, तो अपने मन के अंदर वापस उस उम्मीद को जगा के रखेंगे। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी कितना बड़ा रोल प्ले करती है ना, ये मुझे आपने बिल्कुल अपने इस वीडियो के अंदर इनडायरेक्टली शॉर्टकट में बता ही दिया, है ना। जी सर। एक अच्छी न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अपने इस लिंकिंग लॉज ने एक नया इनिशिएटिव लिया है अक्टूबर 13 से 2024। अब मैं ना, जो भी मैं क्लासेस लेता हूँ, तो उसमें जुडिशरी के साथ साथ मैंने एडवोकेसी को इनबिल्ट कर दिया है और एआई बेस्ड लीगल ड्राफ्टिंग को इंक्लूड कर दिया है। यानी कि अब जो लिंकिंग ऐप पे जो क्लासेस चल रही है ना, उसमें जी मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को उनकी डिस्पोज फाइल के साथ बुलाता हूँ। तो वो अपनी डिस्पोज फाइल लेकर आते हैं और अकॉर्डिंगली फिर उसमें से उस मैटर को स्टूडेंट को बताता है कि शुरुआत कहाँ से हुई इस केस के अंदर, प्लेंटिफ कहाँ पे आ रखा था, प्लेंटिफ ने ये डॉक्यूमेंट दी, ये जानकारी अपने को दी, प्लेंटिफ की ये जानकारी हमने डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन नहीं की, है ना। तो इस तरीके से आपके ऑर्डर नंबर 6-7 से ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 8, ये जो पूरा सफर है ना सीपीसी का 9-10 से लेकर 14 इशू जी सर। फ्रेमिंग एंड ऑल, तो वो सारी जानकारी, ताकि एक प्रैक्टिकल अनुभव जो उनको साथ में रहे। बैंकिंग के पैनल मेंबर को साथ में ऐड करना ताकि वो और चीजों को डील है जो कर सके। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि समय की नीड है ना। जी अभी आपने सर। देखा ना सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर हमारे जो एक्स जी सीजेआई सर। साहब हैं, उन्होंने जी सर। बकायदा उनसे पूछा एआई बेस्ड वकील से। तो ये तो जी मान के सर। चले कि आने वाला जमाना एआई का है। तो इसकी जी पहल, सर। इसका इनिशिएटिव आपके लिंकिंग लॉज ने, महिमा जी, आपके लिए खुशी की बात होगी कि पहले से ही ले लिया है। और आने वाले जो भी स्टूडेंट साथ साथ में तैयार हो रहे हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग तैयार हो रहे हैं, है ना। जी और सर। डेफिनेटली एक समय होगा जब आप अपने कोर्ट में बैठे होंगे, या फिर हो सकता है आप जब एडीजे बन चुके होंगे, तो आपके जूनियर के अंदर हमारे जो नए नए स्टूडेंट आएंगे ट्रेनिंग वेनिंग लेने के लिए, तो आपसे कहेंगे कि मैम हमको ये बात जो है लिंकिंग लॉ ने सिखा रखी है। जी सर। महिमा जी, आखिरी बात के साथ इस सेंटेंस, इस सेशन को मैं क्लोज करूंगा। सफर एक खत्म हुआ है, लेकिन पूरा खत्म अभी नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो शुरुआत आगे होने वाली है ना, वो आपकी जिम्मेदारियों भरे कंधों के ऊपर बहुत कुछ जिम्मेदारियों का लोड डालने वाली है ना। जी बढ़िया सर। तरीके से उसको अच्छे से निभाइएगा। और लास्ट में एक मैसेज अपने पापा को, मम्मा को जरूर दीजिए, जो इस वीडियो को एंड में देखना चाह रहे हैं। स्क्रीन पर आप हमारे महिमा जी के मम्मा पापा का फोटो देख पा रहे हैं। ओके। तो ये वो हैं जिन्होंने इस जज साहिबा को जो है इस दुनिया के अंदर एक अलग पहचान दी। यही वो है जो पहली बार
इनका हाथ पकड़ के इनको कोर्ट रूम में लेके गए थे कि देखो ऐसा होता है जज, और तेरे को ऐसा बनना है। एक मैसेज पापा मम्मा के लिए। जी सर, उनके बिना तो एक कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो पाएगा। पापा का ये है कि सर पापा ने हमें शुरू से फ्रीडम दी थी कि जो डिसीजन लेना है खुद के डिसीजन लो। पापा ने कभी भी पढ़ने के लिए भी नहीं बोला कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा या फिर आपको ये काम करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। और सर मम्मी का तो ऐसा है कि उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, क्योंकि सर जब से वैकेंसी आई है मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की है, मेरा सारा काम मम्मी ने ही देखा है उसके बाद से, बस तू पढ़ाई कर। और एक सर मेरी दादी माँ, उनका भी सर बहुत बड़ा योगदान है। इवन सर मेरा स्टडी रूम ऊपर है, तो मैं सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी, रात को कभी लेट हो जाती तो नींद आ जाती थी सर, और मेरी बैरेक्स खुली रह जाती थी। तो माँ देखते यार 12 बज गए अभी तक नहीं आई सोने के लिए, तो वो ऊपर आके चेक करते सो रही है या फिर पढ़ रही है। माँ मतलब दादी माँ की बात कर रहे हो आप, है ना? दादी माँ जी सर। ओके। सर जब तक मैं नहीं सोई वो भी नहीं सोए, मैं नीचे जाती तो वो पहले फोन में टाइम देखते, इतने बज गई अभी तक पढ़ाई कर रही थी। क्या और बात जब है। तो सर अच्छा मानो, खेलती इमेजिन करो कि आपके इस मोबाइल के कैमरे में दादी जी हैं, उनका फोटो लगा हुआ है या वो खड़े हैं, थी उनको सर। आपको एक बात कहनी है जो आज तक आप नहीं कह पाए, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक दो लाइन बताइए दादी के लिए। सर माँ के लिए तो क्या ही बोलूं, उनका तो सर पूरा योगदान ही रहा है कि पूरी जर्नी में थ्रू आउट हर बार उनको ये था नहीं पढ़ पढ़ तू जो करना है कर, सब कुछ ही था सर उनका। होता है गान सर, मेरे लिए तो सब कुछ ही है, वो तीनों ही थे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ सर। तो महिमा जी के दादी जी, महिमा के पिताजी और महिमा जी के माता जी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो देखो उस बच्ची तो अपने सारे अब भाव अभिव्यक्त नहीं कर पाई, लेकिन इसके ब्याह पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आप ही उगता हुआ सूरज हो, और आप ही उनके रात्रि का चंद्रमा हो, आप ही उनका ईश्वर हो, आप ही उनके जीवन का जल है जिनसे उनके जीवन की प्यास बुझती है, और आप ही उनके जीवन की उदर पीड़ा को, यानी कि हर चीज को खुद सहन करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लिंकिंग लॉ की तरफ से हमारे लिंकिंग लॉ के सदस्य महिमा जी को आगे आपने सिविल जज के रूप बनाया, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं इस बात के लिए। और हर माता पिता से यही अपेक्षा रखता हूं कि महिमा जी के माता पिता से एक प्रेरणा जरूर लें कि बच्चियों को अगर हम स्वतंत्रता देते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे। थैंक यू सो मच महिमा जी। जी एंड सर। आपसे मैं वापस कनेक्ट करूंगा जब तक आपका जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में कॉल नहीं आता है, तब तक मेरे पास समय है कि मैं आपकी सेवाएं जो है, आपका जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल कर सकूं अधिकार पूर्वक, है ना? जी जी सर। सर इवन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेंस का एग्जाम में पापा मेरे साथ गए थे, तो मैं एग्जाम अंदर लिख रही थी, एक पेपर बाहर पापा भी दे रहे थे। और बिल्कुल। सर इंटरव्यू में भी मैं अंदर इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन बाहर एक इंटरव्यू पापा भी दे रहे आपको थे। पता है, आप लोग जब मेंस के एग्जाम में अंदर एग्जाम दे रहे थे ना, तो मैं सारे पेरेंट्स के बीच में बैठा था, या मैं स्क्रीन पर आपको वो वीडियो और फोटोज भी दिखाऊंगा, आप सब लोग देख सकते हैं। मतलब पेरेंट्स के साथ मैंने भी खूब गपशप की वहां पे, और उस समय यही बात थी कि एक एग्जाम अंदर चल रहा है, एक एग्जाम पेरेंट्स का बाहर चल रहा है, 3 घंटे 2 घंटे, फिर अगले दिन 3 घंटे 2 घंटे वो बाहर खड़े रहते थे वगैरह वगैरह। तो इस मतलब सिंगल सैल्यूट कम पड़ेगा, डबल सैल्यूट है जो पेरेंट्स के लिए होना चाहिए यहाँ पे, है ना? थैंक यू सो मच महिमा जी, अपना इतना अच्छा अनुभव शेयर करने के लिए। और थैंक यू कहीं पर सर। भी जाओ, अपने इस लिंकिंग परिवार से जुड़े रहना। ओके, सर थैंक यू।